जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का हम आज महासंग्राम रिवीजन क्लासेस देखेंगे, जिसमें हमारा सिलेबस है तुलनात्मक राजनीति प्रथम। तुलनात्मक राजनीति प्रथम की हमने क्लासेस भी चलाई हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास हमने आपको पहले ही दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इन सभी वीडियोस की आपको जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, तो टेलीग्राम चैनल हमें अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं आपको वहां पर भेजे जाते हैं। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का आपने देख लिया है। सेकंड का हम महासंग्राम रिवीजन क्लासेस देखेंगे, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। यहाँ पर लगभग 35 से 50 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं तुलनात्मक राजनीति प्रथम का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा जनमत संग्रह। राज्य के द्वारा जब किसी विषय पर जनता का विचार जानना होता है तो वहां जनमत संग्रह कराया जाता है। जनता की राय जानने के बाद ही सरकार निर्णय लेती है। जनमत संग्रह की व्यवस्था जो है स्विट्जरलैंड में प्रमुख रूप से की गई है। जनमत संग्रह वहां उस समय तक कराया जाता है जब विधायिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून अनिवार्य रूप से जनता की स्वीकृति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और इस प्रकार का जनमत जो है 1848 के संविधान द्वारा प्रचलित किया गया था, जो वर्तमान संविधान में लागू किया गया है। जनमत अर्थात लोकतंत्र में एक प्रकार से लोगों के मत जो है लेने अनिवार्य होते हैं, परंतु यह हर एक देश में लेना संभव नहीं है, क्योंकि हर एक देश की लगभग, जैसे कि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम किससे जनमत संग्रह लेंगे, कि मतलब कितने लोगों की राय हम जानेंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड की जनसंख्या कम है, तो वहाँ पर जितने भी कानून बनाए जाते हैं, जितने भी पारित किए जाते हैं, वह एक बार जनमत संग्रह के लिए लाए जाते हैं, लोगों की राय जानने के लिए लाए जाते हैं, और उनके निर्णय द्वारा उस कानून को लागू करना है कि नहीं लागू करना है, इन सभी बातों का निर्णय लिया जाता है। तो यह हो गई बात जनमत संग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यायिक पुनर्विलोकन। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में देश के न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि विधायिका द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए उन सभी कानूनों को न्यायालय रद्द घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध है। यह बहुत ही एक प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में है और भारत देश में भी है, कि जैसे कोई भी आगे देखेंगे हम, सर्वोच्च न्यायालय को उन सभी कानूनों की वैधता की जांच का अधिकार दिया गया है जिसे देश की विधायिका ने पारित किया है और वह संविधान तथा देश के हित के विरुद्ध है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि वे सभी संधियां, समझौते तथा कानून रद्द माने जाएंगे जिनमें संविधान और अमेरिका का हित नहीं होगा। अर्थात ऐसे कोई भी कानून विधायिका द्वारा पारित और कार्यपालिका द्वारा लागू कर दिया जाए जो एक प्रकार से उसके विरुद्ध हो, हमारे देश के विरुद्ध हो, देश के हित के विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो उसे न्यायालय क्या कर देगी, रद्द घोषित कर देगी, उसकी जांच करेगी। अगर वो संविधान के विरुद्ध रहती है, देश के हित के विरुद्ध रहती है, तो उसे संविधान अर्थात न्यायालय जो है उसे रद्द कर देगी। यह होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों देश में जो है उपस्थित है। तीसरा प्रश्न है लोकतंत्र की दो परिभाषा बताइए। अब्राहम लिंकन के अनुसार यह जो परिभाषा है एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि आपको आना भी चाहिए। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिनमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो। फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो, वह क्या कहलाता है, लोकतंत्र शासन कहलाता है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार अगर हम देखें तो लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। अर्थात कोई विशेष वर्ग उसमें शक्तिशाली या पावरफुल नहीं होगा, उनको शक्तियां नहीं दी जाएगी,
बल्कि वह संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित रहती है। ऐसा कौन कहते हैं? लॉर्ड ब्राइस। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वह राजनीतिक दल है या दबाव समूह? अब राजनीतिक दल क्या होता है, दबाव समूह क्या होता है, इसको आप बहुत ही भली भांति जानते हैं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया हुआ है। राजनीतिक दल एक प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़कर अपना एक प्रकार से सरकार में, सत्ता में अपना जगह बनाकर लोगों के हित के कार्य करते हैं। लेकिन दबाव समूह जो होता है वह चुनाव में प्रतिभाग नहीं करता है, वह चुनाव को प्रभावित करता है भले ही, लेकिन चुनाव में वह प्रतिभाग नहीं करता है। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वह राजनीतिक दल है या दबाव समूह, यह आपका प्रश्न है। तो राजनीतिक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन है विचारधारा के आधार पर हुआ है, इसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। जिस प्रकार दबाव समूह अपने सदस्यों के हित के लिए संघर्ष करता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। आज़ादी के 2 दशक बाद वामपंथियों को सत्ता से अलग थलग करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ के साथ कांग्रेस का साथ दिया था। अब वह 3 दशक से भाजपा का साथ दे रही है। सरकार से वह अपनी नीतियों को मनवाने के लिए दबाव बनाती है। ऐसा माना जाता है कि सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा पर जो है वह चल रही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है क्योंकि वहां पर सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में जनता की राय ली जाती है। संविधान में संशोधन जनता की राय से लिया जाता है। आपका पहला प्रश्न जो था जनमत संग्रह, अर्थात यह स्विट्जरलैंड में ही लेना संभव है क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है और सीधे सीधे लिया जाता है जनता से राय, इसीलिए इसे प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है छठा प्रश्न, साम्यवादी चीन की राजनीतिक व्यवस्था। साम्यवादी चीन में एक दलीय व्यवस्था है और वह भी चीन का साम्यवादी दल है। एक दलीय व्यवस्था कहाँ पे है? चीन में है, और वह भी कौन सा दल है उस चीन में? साम्यवादी दल। संविधान के द्वारा दूसरे दलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। साम्यवादी चीन एक दलीय और सदनात्मक व्यवस्था के सिद्धांत पर चल रहा है। संविधान ने सीधे सीधे रोक लगा दिया है कि कोई दूसरा दल नहीं बनेगा, एक ही दल रहेगा। कौन सा? साम्यवादी दल। और भारत में एक प्रकार से बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन चीन में एक दलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न हमारा है दबाव समूह। दबाव समूह राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते, परंतु वे अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर नियुक्त किए बिना सरकारी कार्यों को प्रभावित करते हैं, जो कि हमने आपको इसके पहले प्रश्न में बताया हुआ था। सरकार पर दबाव बनाकर अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयास दबाव समूह द्वारा किया जाता है। भारतीय किसान यूनियन इसी प्रकार का संगठन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा 8वां प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के विषय में। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम को हमने आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से अच्छे से एक चैप्टर में, एक वीडियो में बताया है कि उसमें हमें ऐतिहासिक उपागम से पढ़ना होता है, संस्थागत उपागम, विभिन्न उपागमों को हमने आपको बताया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर आप विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से। राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन को परंपरावादी उपागम के रूप में माना जाता है। इस उपागम में निम्न अध्ययनों पर बल दिया जाता है। इसमें उपागम नहीं बताएंगे, हम आपको विभिन्न अध्ययनों के बारे में बताएंगे। उपागम के विषय में हमने आपको पहले ही बता दिया है। तुलनात्मक शासनों का अध्ययन होता है इसमें। लिखित संविधानों पर बल दिया जाता है। शासन के ऐतिहासिक एवं औपचारिक ढांचे पर बल दिया जाता है। शासकीय संरचनाओं में समानताएं एवं असमानताओं का अध्ययन किया जाता है और यूरोपीय एवं अमेरिकी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाशील तत्वों, दबाव समूहों, राजनीतिक शक्ति एवं राजनीतिक अभिजन का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है ब्रिटेन में सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर बताइए। ब्रिटेन संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में भारी अंतर पाया जाना है। इस संबंध में मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश शासन में जो एक प्रकार से दिखाई देता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा
दिखाई नहीं देता है। इस अंतर के कारण ऑग ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक प्रकार से उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वह अलग है और उसका व्यवहारिक पक्ष जो है वह अलग है। ब्रिटेन के एक प्रकार से सिद्धांत एवं व्यवहार में यही अंतर है। अगला प्रश्न हमारा है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का एक प्रकार से स्विट्जरलैंड में है, वहाँ कार्यपालिका को संघीय सरकार कहा जाता है, अर्थात संघीय परिषद वहाँ पर कहा जाता है जो कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर संघीय सरकार के 7 सदस्यों में सामूहिक रूप से निवास करती है। अर्थात वहाँ की जो कार्यपालिका है वह संघीय सरकार, संघीय परिषद है, उसमें 7 मेंबर होते हैं और 7 मेंबर होते हैं और एक प्रकार से किसी को एक प्रकार से अधिक उसमें अधिकार नहीं दिए गए हैं, अधिक शक्ति नहीं दिए गए हैं, अर्थात एक व्यक्ति में शक्ति उनकी निहित नहीं है। सभी निर्णय एक प्रकार से सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। संघीय परिषद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि 7 लोग हैं, उसमें से एक लोग अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, लेकिन उन दोनों को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। संघीय परिषद के 7 सदस्य अलग अलग कैंटन अर्थात राज्य से होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का रक्त संबंध नहीं होता है। यह हमने देख लिया बहुल कार्यपालिका जो कि स्विट्जरलैंड में लागू है। अगला प्रश्न हम देखेंगे स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति के उस सीमा तक है जिस सीमा तक उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न हो अथवा उसे कठिनाई का सामना न करना पड़े। अर्थात किसी भी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए, दुख न दिया जाए, वह उसकी स्वतंत्रता है। अर्थात दूसरे की स्वतंत्रता को न भंग हो, ऐसी स्वतंत्रता। मान लीजिए स्वतंत्रता हम मनाने लगे, हम स्वतंत्र हैं और हम यहाँ पर पटाखे ऐसे फोड़ने लगे, उधर उधर फेंकने लगे, तो इससे दूसरों की स्वतंत्रता जो है वह भंग होगी, तो यह हमारी स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर कोई प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक हैं। स्वतंत्रता का उपयोग उसी सीमा तक होता है जिस सीमा तक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो। अगला प्रश्न हमारा है तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं क्या हैं। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे कि अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो रहा। जैसे कि हम तुलनात्मक जब अध्ययन करने लगेंगे तो विभिन्न देशों के संविधान की तुलना करके अगर हम पढ़ें तो क्षेत्र विस्तृत हो ही जाएगा। तुलनात्मक एक प्रकार से जो राजनीति है और तुलनात्मक सरकार है, दोनों में डिफरेंस होता है जो कि आपको आगे चल के बताया जाएगा। तो तुलनात्मक राजनीति में पहली समस्या क्या है, अध्ययन क्षेत्र का काफ़ी विस्तृत होना, निर्धन एवं पिछड़े राज्यों को कम महत्व देना। जो निर्धन पिछड़े राज्य होते हैं उनसे लोग सोचते हैं कि हम उनके संविधान से, उनके एक प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान से क्या ही सीखेंगे, इसलिए जब वह पहले ही पिछड़े हुए हैं तो उनके द्वारा हम क्या सीखेंगे, इसलिए उनका अध्ययन नहीं करते हैं। विकासशील देशों की इस शासन व्यवस्थाओं की उपेक्षा की जाती है, गैर राजनीतिक संस्थाओं को कम महत्व दिया जाता है, विकसित एवं विकासशील देशों में मतभेद हो जाता है और पूर्व और पश्चिम की भावनाएं आ जाती हैं। अगला हमारा राजनीतिक दलों की विशेषताएं बताइए। राजनीतिक दलों की विशेषताओं में सबसे पहला आता है संगठन। कोई भी दल बने उसमें संगठन होना अनिवार्य होता है, क्योंकि कहा भी गया एकता में बल होता है। दूसरा है सिद्धांतों में एकता। अब कोई भी एक राजनीतिक दल है, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, तो बीजेपी में जो लोग शामिल होंगे उनके सिद्धांत सभी के एक होंगे, जो कांग्रेस में होंगे उनके सभी के सिद्धांत जो हैं वह एक होंगे। तो सिद्धांतों में एकता होती है किसी भी राजनीतिक दल के। उनमें संगठन होता है, राष्ट्रीय हितों की प्रधानता होती है और सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना। अर्थात कोई भी राजनीतिक दल हो वह राष्ट्र के लिए, जनता के लिए हित कब कर पाएगा, जब वह सत्ता में आएगा, और सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना राजनीतिक संघर्ष का एक प्रकार राजनीतिक दल का पहला एक प्रकार से उद्देश्य होता है। जब वह सत्ता को प्राप्त कर पाएंगे तभी तो जनता का, सरकार का एक प्रकार से सरकार द्वारा राष्ट्र का हित कर पाएंगे। तो यह है राजनीतिक दलों की विशेषताएं, संगठन, सिद्धांतों की एकता, राष्ट्रीय हितों की प्रधानता और सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना। अगला प्रश्न हमारा है ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए। ब्रिटिश संविधान अलिखित एवं विकासशील है,
उसके निम्न स्रोत हैं। पहला कि रीति रिवाज एवं परंपराएं, अर्थात अभी इसको अभिसमय आपको हम बताएंगे, जो कि रीति रिवाज रहती हैं, परंपराएं आगे चलकर एक प्रकार से कानून का रूप लेती हैं। संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय, महान अधिकार पत्र जिसमें मैग्ना कार्टा आता है, अधिकार याचना पत्र एवं अधिकार पत्र मुख्य हैं। संविधान पर लिखी गई जो पुस्तकें हैं वह सभी चीज़ें इसके स्रोत हैं। अगला हम देखेंगे उदारवाद क्या है। उदारवाद से तात्पर्य व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, राज्य को सीमित अधिकार दिया जाए, व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकते उन्हीं कार्यों को केवल राज्य के द्वारा किया जाए। उदारवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। उदारवाद का विचारधारा क्या है कि सरकार को बहुत कम से कम कार्य करना चाहिए, सबसे कम शासन जो करती है अर्थात सबसे कम नियम निर्माण जो करती है, सबसे कम एक प्रकार से शासित करती है, वह सबसे अच्छी सरकार होती है। ऐसा किसकी विचारधारा है? उदारवाद की। उदारवाद में यह भी है व्यक्ति एक प्रकार से उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसमें कहा जाता है, और राज्य को सीमित अधिकार दिए जाए, अर्थात जो व्यक्ति न कर पाए वही कार्य कौन करे? सरकार करे। अर्थात जो सरकार सबसे कम नियमों का निर्माण करे, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मात्र राज्य का है, शेष कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, फ्रांस की दलीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। फ्रांस में दलीय व्यवस्था निम्न मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है चुनाव पूर्व राजनीतिक दल का निर्माण होना। किसी भी एक प्रकार से चुनाव में सबसे पहले क्या होता है? राजनीतिक दल का निर्माण होना। चुनाव समाप्त होने के बाद राजनीतिक दल को समाप्त हो जाते हैं। यह फ्रांस में दलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था वहाँ पर है। द्वितीय मतदान प्रणाली है। संविधान के प्रति यह आस्था रखते हैं। अगला प्रश्न है संघात्मक शासन के लक्षण। संघात्मक शासन कैसा होना चाहिए? संघात्मक शासन में लिखित एवं निर्मित संविधान होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन अर्थात शक्ति वितरण होना चाहिए। शक्ति विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होनी चाहिए। न्यायपालिका की निष्पक्षता होनी चाहिए। ये सभी लक्षण हैं। तो आप इन लक्षणों को देख के बताइए, क्या भारत की सरकार जो है, भारत का जो शासन है वह संघात्मक है? क्या इसमें लिखित निर्मित संविधान है? क्या संविधान की सर्वोच्चता है? क्या राज्य और केंद्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है? क्या केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें हैं? क्या न्यायपालिका निष्पक्ष है? इसको आप लक्षण को देखते हुए कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या भारत की सरकार, भारत का शासन संघात्मक शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अभिसमय क्या होता है, जो कि हमने अभी ब्रिटिश के संविधान के स्रोतों में, ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों में आपको बताया था कि हम आगे चल के बताएंगे। अभिसमय वे रीति रिवाज या परंपराएं हैं जिसके आधार पर शासन के विभिन्न अंग अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। अभिसमय के आधार पर ही ब्रिटेन का संविधान कार्य कर रहा है। जब कोई प्रथा धीरे धीरे अपनी उपयोगिता के आधार पर स्थायित्व प्राप्त कर लेती है तो वह अभिसमय कहलाने लगता है। अभिसमय जो होता है अलिखित प्रथाएं एवं परंपराएं हैं जिन्हें कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है, और ये अभिसमय शासन के विभिन्न अंग बन जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एकात्मक शासन की विशेषताएं। एकात्मक शासन की विशेषताएं क्या क्या हैं? संविधान के द्वारा सभी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। स्थानीय एवं प्रादेशिक सरकारें जो हैं केंद्र पर निर्भर होती हैं और उन्हें केंद्रीय सरकार से संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। एकात्मक शासन में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। ये किसकी विशेषताएं हैं? एकात्मक शासन की। अगला प्रश्न है अमेरिकी संविधान में अवरोध एवं संतुलन क्या है? अवरोध क्या है एवं संतुलन क्या है? अमेरिकी संविधान में अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात शासन के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग एक दूसरे पर आधारित हैं। विधायिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका का कानून जो है उसकी व्याख्या करती है और नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड देती है। विधायिका द्वारा पारित कानून तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकते जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता, लेकिन राष्ट्रपति मनमानी न करने पाए इसके लिए भी वह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक कांग्रेस पुनः अगले अधिवेशन में पारित कर देती है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार न्यायपालिका यदि संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तो कांग्रेस महाभियोग चलाकर किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है राजनीतिक नेतृत्व। राजनीतिक कार्य हो या प्रशासनिक, सभी में नेतृत्व की अहम भूमिका है। इसकी सफलता नेतृत्व पर ही निर्भर होती है। नेतृत्व से तात्पर्य नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से है। जिस प्रकार परिवार का एक मुखिया है, उसी प्रकार प्रबंधन एवं दल का भी एक नेता है, तभी वह सफल हो सकता है। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके आपके T20 के कैप्टन इस समय है सूर्य कुमार यादव, जो कि एक प्रकार से अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं और आपके T20 मैचेस में बहुत ही अच्छे स्कोर देखने को मिल रहे हैं, विजय देखने को मिल रहे हैं। लगभग 92% की विन रेट इस समय हमारे भारत देश की चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यह किससे एक प्रकार से श्रेय दिया जाता है, लोग किसको देते हैं? कैप्टन को, अर्थात नेतृत्व जो कर रहा है वह हमारा जो कैप्टन है वो उसके ऊपर है कि कैसे वह अपने टीम को संचालित कर रहा है, कैसे लोगों का प्रयोग कर रहा है, किस प्लेयर को वह खिला रहा है। तो यह होता है नेतृत्व। नेतृत्व राजनीतिक नेता में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला क्या है? अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, पारस्परिक सहयोग करे, अर्थात आपस में सहयोग, संवैधानिक नियमों का पालन करे, सभी स्थानों पर समान रूप से उत्तरदायित्व का निर्वहन करे और अपने विचारों से जनता को प्रभावित करना। ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी उपागम के लक्षण बताइए। व्यवहारवादी उपागम को भी हमने आपको बताया है, एक वीडियो लेक्चर हमने बताया है, जिसमें आधुनिक उपागम में हमने व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, व्यवस्था उपागम प्रणाली और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो मॉडल है, इन सभी को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहां से देखिए। नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाया जाएगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जिससे आपका जो है तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। चैनल पर बने रहिए, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो अवश्य आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक जो है जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं व्यवहारवादी उपागम के लक्षण के विषय में। इसका पहला लक्षण है नियमितताएं, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तकनीकी प्रयोग, चौथा है परिमाणीकरण, पांचवा है मूल्य, छठा है व्यवस्थापन, सातवां है विशुद्ध विज्ञान और आठवां है समग्रता या एकीकरण। अगला प्रश्न हमारा है 23वां, संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिससे संविधान के माध्यम से ही सरकार की शक्तियों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाता है। फ्रेडरिक महोदय कहते हैं कि व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही क्या कहलाती है? संविधानवाद कहलाती है। संविधानवाद क्या है? जिससे एक प्रकार से संविधान के माध्यम से ही सरकार की शक्तियों पर प्रभावशाली एक प्रकार से नियंत्रण, कंट्रोल किया जाता है। संविधानवाद में विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषताएं हैं देश की संस्कृति से संबद्ध धारणा है, गतिशील धारणा है, मूल्य संबद्ध धारणा है, सामान्यतः संविधान पर आधारित धारणा है, साध्यमूलक अवधारणा है और समभागी धारणा है। संविधानवाद का तात्पर्य अगर हम समझें तो यह है कि देश की शासन व्यवस्था का संचालन संवैधानिक तरीके से किया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, यही संविधानवाद कहलाता है। अर्थात जो देश की शासन व्यवस्था है वह संवैधानिक तरीके से चले और उसमें कोई भी भेदभाव न किया जाए, यही संविधानवाद है। अगला प्रश्न हमारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। आमंड एवं पावेल की राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, फिगर के माध्यम से समझाया है। आगत क्या चीज़ें हैं, आगत कृत्य क्या है, उसकी संरचना क्या है, निर्गत कृत्य क्या है और उसकी संरचना क्या है, ये सभी चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर भी बताया जा रहा है, अच्छे से समझना हो। जैसे कि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई जा रही हैं बातें, जिससे आपकी बात क्लियर रहे कि ये चीज़ें हैं क्या। लेकिन आपको विस्तृत तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ सकती हैं। तो जो दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न हैं, अलग अलग करके एक एक वीडियोज़ आपके लिए बनाई गई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट हमने बताया आपको मिल जाएगा चैनल पर। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल जो है वह आमंड एवं पावेल की राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है। उन्होंने वेबर और डेविड ईस्टन की परिभाषा को स्वीकार करते हुए अपनी एक संशोधित परिभाषा दी है। आमंड के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था
हर स्वतंत्र समाज में अंतःक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जो एकीकरण एवं अनुकूलन के कार्यों की विधि सम्मत शारीरिक शक्ति का प्रयोग अथवा शारीरिक शक्ति की धमकी द्वारा संपादन करती है। आमंड की परिभाषा से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहला है कि प्रत्येक व्यवस्था वातावरण से प्रभावित होता है और वातावरण को प्रभावित करता है। दूसरा है व्यक्ति के विचार आपस में टकराते हैं। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का संचार दूसरी व्यवस्थाओं से होता है। 25वां प्रश्न हमारा है, राजनीतिक अभिजन क्या कहलाता है। राज्य के दो वर्ग हैं, पहला है कि एक शासक वर्ग और दूसरा है शासित वर्ग। शासक वर्ग को ही राजनीति अभिजन कहा जाता है। जो शासक वर्ग हैं इन्हें क्या कहा जाता है, राजनीतिक अभिजन कहा जाता है। शासक वर्ग संख्या में कम होते हैं लेकिन यह संगठित होते हैं, जबकि शासित वर्ग जो संख्या में अधिक होती हैं, अर्थात जनता जो होती है वह संख्या में अधिक होती है लेकिन वह असंगठित होती है। शासक वर्ग द्वारा शासित वर्ग का शोषण किया जाता है। शासक वर्ग संगठित होने के कारण शासित वर्ग का शोषण करता है और यही कारण है कि शासक वर्ग में जितने लोग शामिल होते हैं वे लोग संगठित होकर बहुसंख्यक वर्ग का शोषण करते हैं। बहुसंख्यक वर्ग शासित वर्ग आता है जिन पर राजनीतिक अभिजन शासन करता है और बहुसंख्यक जनता शासक वर्ग के अन्याय अत्याचार को सहन करती है। एक प्रकार से आपको यह समझना है, दो प्रकार के वर्ग हैं, एक शासक वर्ग, शासित वर्ग। शासक वर्ग को राजनीतिक अभिजन कहा जाता है जो कि शासित वर्ग पर एक शोषण कार्य करते हैं। जो अभिजन वर्ग है, जो अब राजनीतिक अभिजन है अर्थात जो शासक वर्ग है वह एक प्रकार से संगठित होते हैं लेकिन जो शासित वर्ग है वह असंगठित होते हैं। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, विधि का शासन। विधि के शासन से तात्पर्य होता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था विधि के शासन के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 27वां, फ्रांस में प्रशासकीय कानून। फ्रांस में 1790 में प्रशासकीय अधिकारियों को साधारण न्यायालयों के दबाव से बचने के लिए प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई जो प्रशासकीय कानूनों को लागू करते हैं। प्रशासकीय न्यायालय उन विवादों पर विचार करते हैं जो साधारण नागरिक और सरकारी पदाधिकारियों के बीच उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो साधारण न्यायालय है वह प्रशासकीय अधिकारियों पर अगर उन पर कोई केस हो जाता है, कोई एक प्रकार से व्यवधान पड़ता है, तो उसमें जो उनका कहना है कि जो साधारण न्यायालय है वह दबाव डालते हैं और इसीलिए प्रशासकीय न्यायालय की स्थापना की गई जो कि प्रशासकीय कानून को लागू करते हैं। अगर कोई भी एक प्रकार से उत्पन्न हो जाता है व्यवधान, साधारण नागरिक और सरकारी पदाधिकारियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको कौन देखेगा, प्रशासकीय न्यायालय देखेगा जो कि फ्रांस में है। ब्रिटेन जिस प्रकार विधि के शासन के लिए प्रसिद्ध है उसी प्रकार फ्रांस जो है प्रशासकीय कानून के लिए प्रसिद्ध है। प्रशासकीय कानून कहाँ पे है, फ्रांस में है, जो कि प्रशासकीय न्यायालय जो है वह प्रशासकीय कानून जो है वह एक प्रकार से देखती है प्रशासकीय जो भी विवाद होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मैग्ना कार्टा क्या है। सम्राट जॉन के अत्याचारों से दुखी होकर ब्रिटिश जनता 15 जून 1215 रनीमेड नामक स्थान पर उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश करते हैं। यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा है या महान अधिकार पत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें निम्न बातें कही गई थी, राजा मनमानी कर नहीं लगाएगा, अपराध सिद्ध होने पर ही व्यक्ति को बंदी बनाया जाएगा, व्यक्ति की स्थिति एवं अपराध की मात्रा के आधार पर दंड दिया जाएगा, न्यायालय अस्थायी होंगे, वे राजा के साथ भ्रमण न करेंगे और विदेशी व्यापारियों को ब्रिटेन में भ्रमण करने की पूर्ण आज़ादी होगी। यह अधिकार पत्र पर शासन एक प्रकार से साइन करवाया गया था और यही मैग्ना कार्टा कहलाया। अगला प्रश्न हमारा 29वां प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति जो है विभिन्न शासन व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन व विश्लेषण है। जब दो या दो से अधिक शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं वही तुलनात्मक अध्ययन कहलाते हैं। अर्थात दो अलग अलग देश के संविधान की हम जब तुलना करके पढ़ते हैं वह तुलनात्मक शासन के अंतर्गत आता है। और जैसे कि दो संस्थाओं के व्यवहारों के बीच में उसकी जो विधियां हैं उनके बीच में हम जब अंतर करके तुलना करके पढ़ते हैं तो वही तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। सर्वप्रथम जो है इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब संसदात्मक एवं अध्यात्मक शासन में अंतर बताइए।
संसदात्मक शासन में कार्यपालिका विभक्त होती है, जबकि अध्यात्मक शासन में सरकार और राज्य का अध्यक्ष एक राष्ट्रपति होता है। दूसरा क्या अंतर है? संसदात्मक शासन में मंत्रीगण सदस्य संसद के होते हैं, जबकि अध्यात्मक में मंत्री सदस्य संसद के नहीं होते हैं। अगला अंतर है तीसरा, संसदनात्मक शासन में मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अध्यक्षात्मक में मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत बने रहते हैं। चौथा अंतर है, संसदात्मक शासन में राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता है। 31वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। आम निर्वाचन के बाद दलों को प्राप्त मतों के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के चुनावों का विश्लेषण निर्वाचन आयोग करता है। राज्य स्तर पर पार्टी बनने के लिए राज्य विधानसभा के चुनाव में 3% सीटें या 3 सीटें जो भी अधिक हों प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तभी निर्वाचन आयोग जो है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देगा। राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 राज्यों में क्षेत्रीय दल को मान्यता पाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, जो कि हमने बताया था आपका आगे प्रश्न आएगा, आपको बताया जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार दोनों अलग अलग होते हैं और उनमें अंतर क्या है। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें सरकारों एवं राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के साथ ही उन प्रभावों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें सरकारों का व्यवहार बदलता रहता है। लेकिन तुलनात्मक सरकार में सरकारों के कार्यों एवं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विस्तृत है, जबकि तुलनात्मक सरकार का क्षेत्र सीमित हो जाता है। अगला प्रश्न है, आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। आमंड की राजनीतिक व्यवस्था को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को 3 विशेषताएं बताई हैं। पहला विशुद्धता, दूसरा अन्योन्याश्रितता और तीसरा है सीमाएं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 34 नंबर हमारा, राजनीतिक व्यवस्था का निवेश निर्गत मॉडल क्या है? डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था को क्या हम कहते हैं? निवेश निर्गत मॉडल के नाम से जाना जाता है। ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए उन अंतः क्रियाओं को जिनसे समाज में मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण होता है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य रूप से 2 संगठक होते हैं। प्रथम कौन सा? राजनीतिक व्यवस्था के निवेश का तात्पर्य मांग और समर्थन से है और प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ मांगे रखी जाती हैं जिस पर समर्थन मिलना आवश्यक है, तभी वह सफल होती हैं। और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत, अधिकारों के निर्णय एवं आदेश राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत हैं। अतः निवेश एवं निर्गत पर ही राजनीतिक व्यवस्था आधारित है। ऐसा किसका कहना है? डेविड ईस्टन महोदय का। इनका कहना है कि कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले मांग की जाती है, फिर उसका लोग समर्थन करते हैं और समर्थन करने के बाद यह जब एक प्रकार से मांग अधिक बढ़ जाती है तो सरकार इस पर निर्णय लेती है और इसमें अगर कोई भी कार्यपालिका इसका निर्वहन करती है, जैसे कि सरकार इसको बनाई विधि और कार्यपालिका इसको लागू की, परंतु अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो न्यायपालिका इसको एक प्रकार से सुधार करने की हकदार है, पुनर्निरीक्षण करने की हकदार बन जाती है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आधुनिक उपागम के विषय में। आधुनिक उपागम अधिक वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध है। आधुनिक उपागमों के प्रयोग से तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को क्रमबद्ध करने में सहायता मिलती है। उन उपागमों से विश्लेषण के तथ्यों के चयन का आधार तथा उनकी संगत का मापदंड मिलता है। प्रमुख आधुनिक उपागम निम्न है। कौन कौन से? राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, देखिएगा ये आपके पेपर में अवश्य आएगा। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम, राजनीति विकास उपागम, राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम, राजनीतिक संस्कृति उपागम। अगला प्रश्न है, अच्छे नेतृत्व के गुण क्या हैं? अर्थात जो एक प्रकार से लीडर हो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक सफल नेतृत्वकर्ता तभी हो सकता है जब उसमें निम्न गुण विद्यमान हो। पहला कि आत्मविश्वास हो उसके अंदर, दूसरा साहस हो, तीसरा सहिष्णुता हो, चौथा लोगों को उत्साहित करने की योग्यता हो, पांचवा सत्यनिष्ठा हो, छठा निर्णय लेने की क्षमता हो और सातवां अनुभव उसके पास होना चाहिए, विचारों में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए।
उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता होनी चाहिए, जनता के विचारों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कठोर संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, पहला कठोर संविधान, दूसरा लचीला संविधान। जब विधायिका अपने सामान्य बहुमत से संविधान में संशोधन का अधिकार रखती है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। जब सामान्य बहुमत में भिन्न संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान इसी श्रेणी में आता है। वहाँ पर संविधान में संशोधन कांग्रेस के विशेष बहुमत के साथ 3/4 राज्य विधानमंडलों द्वारा भी अनुमोदन होना आवश्यक है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार संसद के गठन के साथ साथ जनता का भी समर्थन मिलना आवश्यक है, जहां पर जनमत संग्रह कराए जाने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो हैं आपको बता दिए हैं। अगर कोई और भी आपको एक प्रकार से क्वेश्चन पूछना हो, इसमें न समझ में आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप रिविज़न कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर का आपका वीडियो जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए, आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी यहाँ पर बताए जाएंगे, उसको सॉल्व भी कराया जाएगा। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जा रही है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप भी सपोर्ट दिखाएं, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।